पति लाया रोज रोज एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने वाली सौतन। कितनी हॉट लग रही है नैना एक्सपेंसिव वेस्टर्न ड्रेस में। मन तो करता है ऐसे ही शीशे के बाहर उसे देखता रहूं। अरे तो मेरा तो रोज ऑफिस आने का मकसद ही यही होता है, नैना को उसकी एक्सपेंसिव वेस्टर्न ड्रेस में देखना। कुछ देर बाद नैना फाइल को लेकर विनोद की केबिन की तरफ आती है। विनोद की नजर नैना पर पड़ती है। नैना ने बहुत एक्सपेंसिव वन पीस पहना हुआ होता है, जिसे देख विनोद के हाथ से उसकी कॉफी का कप छूट जाता है। ध्यान से विनोद, अभी तुम्हें लग जाती तो मैं अभी मेड को बुलाकर ये पोर्शन क्लीन करवाती हूँ। ठीक है। वैसे नैना तुम आज बहुत गॉर्जियस लग रही हो। थैंक यू विनोद। नैना के वहां से चले जाने के बाद नरेश वहां आता है। क्यों विनोद भाई, हो गई ना तुम्हारी भी पतलून ढीली नैना को ऐसे कपड़ों में देखकर? हाँ भाई, हो तो गई। ऐसी लड़की के लिए तो मैं सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार मुझसे सेट हो जाए, फिर तो मैं रोज रोज एक्सपेंसिव ड्रेस पहनाकर इसे अपने आसपास रखूंगा। ये क्या बात कर रहे हो विनोद भाई, आप तो शादीशुदा हो ना? शादीशुदा हूँ, पर शादी के 3 साल हो गए और सच कहूँ तो घर की मुर्गी अब दाल बराबर हो गई है। अब टाइम आ गया है बाहर का बटर चिकन खाने का। तुम भी न विनोद भाई, क्या ही बात करते हो। रात को विनोद अपने घर आता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी विनीता विनोद को खाना लेकर कमरे में आती है, जहां विनोद फोन पर रील देख रहा होता है, जिसमें हर रील में लड़कियों ने एक्सपेंसिव मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई होती है। विनोद, मैं कब से तुम्हारा खाना लाकर बेड पर रखी हुई हूँ और तुम खाना ना खाकर ये क्या फोन में छोटे छोटे कपड़ों में उल्टी सीधी लड़कियों की रील देख रहे हो? तुम्हारे फोन में कोई नॉर्मल रील नहीं आती क्या? ये उल्टी सीधी नहीं बल्कि एक्सपेंसिव ड्रेस में खूबसूरत लड़कियों की रील है विनीता। खैर, मैं भी किसे बता रहा हूँ, जिसे सिंपल और भद्दी साड़ियाँ पहनने से फुर्सत ही ना हो, उसे क्या पता एक्सपेंसिव ड्रेस क्या होती है। क्या तुम इस साड़ी को भद्दी कह रहे हो? भूलो मत, ये वही साड़ी है जो तुमने मुझे पहली बार जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। ठीक है, गलती हो गई। जाओ तुम आराम करो, मैं खा लूंगा खाना। इसी तरह एक दिन विनीता सुबह सुबह अपने पति का नाश्ता परोस रही होती है, जहां उसकी पुरानी सी साड़ी पर आटे का निशान और मुंह पर आटे का चोकर लगा हुआ होता है, जिसे देख विनोद कहता है, दूर दूर रहकर खाना सर्व करो विनीता। तुम्हारे कपड़ों पर कितनी गंदगी लगी हुई है। कैसी हालत बना ली है तुमने अपनी। दिन पर दिन तुम और भद्दी होती जा रही हो। न कपड़े पहनने का सेंस है, न स्किन की केयर करती हो। बेटा, कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा है तू मेरी बहू से? जैसी भी है, मेरी बहू लाखों में एक है। विनोद भड़क कर ऑफिस चला जाता है। वहीं विनीता रसोई में बर्तन धोते हुए खुद से, मेरे पति को क्या हो गया है आजकल? उन्हें मेरे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक टाइम था जब उन्होंने मुझे इन्हीं कपड़ों में बहुत खूबसूरत बताकर पसंद किया था। अब जहां विनीता अपने पति के बदलते व्यवहार से परेशान हो रही थी, वहीं विनोद अपनी ऑफिस की नैना से पूरी तरीके से सेट हो चुका था। नैना भी उसके पैसों को देखकर अब उस पर लट्टू हो चुकी थी। विनोद, मैं जानती हूँ तुम शादीशुदा हो और ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। फिर छोड़ो दुनियादारी को, चलो हम दोनों अब शादी कर लेते हैं, इसी में हम दोनों की भलाई है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब तुम जैसी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने वाली लड़की को अपनी वाइफ बना लूं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और विनोद मंदिर में जाकर नैना से शादी कर लेता है। नैना गले में फूलों की माला, कपड़ों में एक्सपेंसिव डीप नेक गाउन पहनकर विनोद के साथ उसके घर पहुंचती है, जहां विनीता दरवाजा खोलती है। विनोद जी, आपके साथ ये कौन लड़की खड़ी है और इसने इतनी टाइट कपड़े क्यों पहने? पूरा शरीर दिख रहा है। रुको, मैं दुपट्टा लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, कैसी गवारों जैसी बातें कर रही हो? ये मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस है, इसके ऊपर दुपट्टा नहीं लिया जाता। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसी वैसी कोई लड़की नहीं हूँ। मैं विनोद की ऑफिशियली वाइफ हूँ और इस घर की बहू हूँ। क्या वाइफ? विनोद जी, आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुम मेरे जीते जी मेरी सौतन इस घर में ले आए? इमोशनल ड्रामा करना बंद करो विनीता। मुझे तुमसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ नैना और नैना की एक्सपेंसिव ड्रेस पसंद है। तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए नैना से कि कैसे एक्सपेंसिव ड्रेस को पहनकर सुंदर दिखते हैं। चलो नैना कमरे में। तभी वहां आती सुनीता ये सब देखकर सुनकर बोलती है, हाँ चला जा अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे में, पर याद रखियो यही लड़की एक दिन तेरे गले का फांसी का फंदा बनेगी। चल विनीता बहू, मेरे लिए मेरी आदरणीय बहू तू ही है और तू ही रहेगी। अगले दिन सुबह नैना अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, जहां नैना ने एक्सपेंसिव क्रॉप टॉप और नीचे शर्ट जीन्स पहना हुआ होता है। तभी विनोद वहां आकर नैना के कमर पर हाथ रखकर उसे पीछे से गले लगाता है। क्या बात है नैना, तुम तो रसोई में भी अपने एक्सपेंसिव ड्रेस को पहनकर खाना बना रही हो और इतनी सेक्सी लग रही हो। तुम्हारे इस हाथ से खाना खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा।
बस भी करो, और कितनी तारीफ करोगे। अच्छा सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग पर जाना है, कुछ नए एक्सपेंसिव ड्रेसेस लॉन्च हुए हैं, मुझे अब वो सभी एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे पर्स से क्रेडिट कार्ड निकाल लेना और जितनी मर्जी एक्सपेंसिव ड्रेस की शॉपिंग करनी हो कर लेना। तभी रसोई के बाहर खड़ी सुनीता और विनीता ये सब देख रही हैं माँ जी, विनोद जी कैसे रोज रोज एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने वाली मेरी सौतन पर लट्टू हुए फिर रहे हैं। हाँ बहू, देख तो रही हूँ मैं भी। अब अगले दिन नैना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके ढेर सारे ज़ारा, H&M, ज़ूडियो जैसे एक्सपेंसिव मॉल से एक्सपेंसिव कपड़े खरीद कर घर आती है। सुनीता अपनी बहू को स्लीवलेस वन पीस में देखकर कहती है, राम 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 राम, शर्म हया तो ये लड़की एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने के चक्कर में बेच खा गई है। अरे तो क्यों मेरे बेटे के पैसों में आग लगा रही है। आग नहीं लगाया माँ जी, मुझे ये पैसे विनोद ने खुद दिए हैं। रहने दीजिए माँ जी, कुछ मत बोलिए, इसको जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों में कमी नहीं निकाली जाती। अब इसी तरह कुछ दिन नैना के बार बार एक्सपेंसिव ड्रेस की शॉपिंग करने की वजह से विनोद के सभी क्रेडिट कार्ड माइनस में चले जाते हैं। ये भगवान, ये नैना कितनी शॉपिंग करती है एक्सपेंसिव ड्रेस की। अरे मेरी सारी सेविंग्स खत्म होती जा रही हैं। तभी एक दिन विनोद परेशान होकर अपनी पहली पत्नी के पास आता है। विनीता, मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है, मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। मुझसे क्या सोचकर मांग रहे हो? जाओ मेरी सौतन से मांगो, जो रोज रोज एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर तुमको इम्प्रेस करती है। और वैसे भी तुम तो मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर समझते थे ना, फिर मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद। ठीक है। अब इसी तरह अगले दिन रात में जहां विनीता ने साधारण मैक्सी पहनी हुई होती है, वहीं नैना नाइट ड्रेस में एक्सपेंसिव वन पीस नाइटी पहन के अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। ये भगवान, ये मेरी सौतन रोज रोज तो एक्सपेंसिव ड्रेस पहनती ही थी और अब एक्सपेंसिव नाइटी पर भी आ गई। और सच कहूं तो बहुत गंदा लग रहा है, सारा शरीर दिख रहा है। अच्छा है मुझे एक्सपेंसिव कपड़े पहनने की आदत नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और नैना के इतने एक्सपेंसिव ड्रेस की शॉपिंग के कारण विनोद की कंडीशन फाइनेंशियली खराब होते जा रही थी। दूसरी तरफ सुनीता भी डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार होते जा रही थी। उसे चिंता सता रही थी कि उसकी बहू विनीता का अब क्या होगा। और इसी डिप्रेशन और एंजाइटी के कारण एक दिन सुनीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हो गया? विनोद कहाँ हो तुम? विनोद भागकर अपनी माँ के पास आता है, जहाँ बेड पर सुनीता बेहोश पड़ी हुई थी। माँ क्या हो गया आपको? विनीता, माँ को तो होश ही नहीं आ रहा है, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। रुको, मैं वॉलेट लेकर आता हूँ। विनोद भागकर कमरे में आता है, जहाँ नैना अपनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर फोन में रील बना रही होती है। नैना, तुम यहाँ खड़ी होकर रील बना रही हो? तुम्हें पता है माँ की कंडीशन कितनी खराब हो रही है? अच्छा ये सब छोड़ो, कल मैंने तुम्हें अपना वॉलेट दिया था, लाओ मुझे वो वाला वॉलेट दो, माँ को लेकर अस्पताल जाना है। वॉलेट के तो सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर। नैना, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? एक्सपेंसिव ड्रेस, एक्सपेंसिव ड्रेस, एक्सपेंसिव ड्रेस, मैं पागल हो जाऊंगा किसी दिन तुम्हारी एक्सपेंसिव ड्रेस के बिल भरते भरते। अब जहां विनोद और नैना की लड़ाई हो रही होती है, तब तक विनीता माँ को अस्पताल लेकर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद विनोद अस्पताल पहुंचकर, विनीता, माँ ठीक है? तुम अस्पताल कैसे आई? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुमने दवाई, ट्रीटमेंट, सभी के बिल की पेमेंट कैसे और कहाँ से की? वो दरअसल विनोद, ये वो सभी पैसे हैं जो तुम मुझे शॉपिंग और खुद पर खर्च करने के लिए दिया करते थे, और मैंने उन पैसों को खर्च ना कर मैं सेव किया करती थी, और आज उन्हीं सभी सेविंग से मैं माँ को अस्पताल लेकर आई हूँ। मैं मान गया विनीता, असली मायने में तुम ही मेरी धर्म पत्नी हो, जो मेरे घर की सभी जिम्मेदारियों को वफादारी के साथ निभा रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने नैना जैसी लड़की से शादी की। पर अब मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। अच्छा है बेटा, जो समय रहते तुझे एहसास हो गया कि विनीता ही तेरी सही मायने में धर्म पत्नी है। इस हादसे के बाद विनोद को अपनी गलती का एहसास होता है और वह नैना को डाइवोर्स देकर अपनी पहली पत्नी विनीता को खुशी खुशी फिर से अपना लेता है। तालाब किनारे गांव की सास बहुओं का घर और बिजली का जुगाड़। गांव की कुछ औरतें लकड़ियां काट रही होती हैं, तो वहीं कुछ बूढ़ी औरतें उन लकड़ियों को उठाकर आदमियों को दे रही होती हैं, और कुछ आदमी बच्चों के साथ मिलकर उन लकड़ियों में कील ठोक रहे होते हैं। तो कुछ गांव की सास बहू मिलकर पेड़ की कटाई करके उनमें दरवाजे की शेप बना रही होती हैं। माँ, 2 दिन से तुम इसी पेड़ में लगी हो, पर अब तक घर नहीं बना।
हाँ दादी, हमें गर्मी लग रही है। अब तो हमारे पास घर भी नहीं है। आखिर कब हमारा घर बनकर तैयार होगा? बच्चों, तुम पेड़ की छांव में बैठ जाओ, बस 1-2 दिन में हमारा घर भी तैयार हो जाएगा। आप सब बहुत थक गए होंगे, मैं तालाब से पानी भर कर लाती हूँ। शीतल गांव की कुछ औरतों के साथ मटके में तालाब से पानी लेकर आती है और गांव के सभी लोग जो काम कर रहे थे उन सबको पानी पिलाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव की कुछ सास बहू अपने परिवार के साथ जंगल में पेड़ों की कटाई करके घर बना रही हैं? क्या हुआ इनके साथ, आइए जानते हैं कहानी में। माया बहन, कितनी गर्मी लग रही है ना। और सुमित्रा आंटी, आप हमारे साथ तालाब जाना बंद कर दीजिए। इतनी गर्मी हो रही है, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अरे बहुओं, तुम तो जानती हो मेरी बहू गर्भवती है। अब इतनी गर्मी में मेरी बहू घर संभालेगी कि तालाब से पानी लेकर आएगी? तुम्हें पता है हमारे पास वाले गांव में कितना विकास हो चुका है? अब तो वहाँ मीठे पानी का टैंकर आने लगा है और हमारे गांव में देखो अब तक बिजली तक की व्यवस्था नहीं की है। अरे बहन, अच्छा है जो हमारे गांव में मीठा पानी नहीं आ रहा। मैंने सुना है उस गांव के गरीब लोगों को मीठा पानी नसीब ही नहीं होता। वहाँ पर कुछ बड़े लोग रहते हैं, वो लोग पैसा देते हैं। अगर हमारे गांव में मीठे पानी का टैंकर आने लगा तो हम गरीब कहाँ से पैसा देंगे? हमारे पति दिन के 100-200 रुपए तो दिहाड़ी कमाते हैं, अब उससे घर चलाएं या पानी का टैंकर मंगवाएं? बात करते हुए गांव की सास बहू अपने घर जाती हैं और घर जाते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम। अरे बहू, सूरज डूब चुका है और अब तक तूने चूल्हा नहीं जलाया। लालटेन कहाँ रखा है? कम से कम वो तो जला दे। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, पहले मुझे हाथ पंखा कर दो। राजू बेटा, गर्मी है तो लगेगी। और माँ जी 10 मिनट दीजिए, मैं पहले लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ चूल्हा जलाने के लिए। लकड़ियाँ नहीं है, उपले रखे थे, पता नहीं कैसे गीले हो गए। पता नहीं हम गरीबों के घर कब लाइट आएगी। रात होने को है तो किसी पड़ोसी से लकड़ियाँ मांग कर खाना बना ले आज। आशा के कहने पर दिशा अपने आसपास की औरतों से लकड़ियां मांग कर लाती है और गर्मी में खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं दूसरे घर में एक परिवार गर्मी से परेशान खाना खा रहा होता है। माँ, कितनी गर्मी लग रही है, देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। सच में इस गर्मी में तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। अब गर्मी है तो क्या ही कर सकते हैं, ऊपर से हमारा कच्चा मिट्टी का घर और जमीन भी तप रही है। बस एक बार बारिश हो जाए। सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका गांव आज भी काफी ज्यादा पिछड़ा था, जहां ना बिजली थी, ना रोड और ना ही पानी की सुविधा। ऐसे ही एक रात सभी अपने घर में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और बिजली कड़कने लगती है। सुनिए जी, देखिए कितनी तेज बिजली कड़क रही है। मुझे तो लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। माया बोल ही रही थी कि तेज आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है। अरे बहू, जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दे, बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है। गांव के सभी लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर आंधी तूफान इतना तेज होता है कि न सिर्फ उनके घर के बाहर का सामान बल्कि उनके घर की छत तक उड़ जाती है और कुछ ही देर में सभी गांव वालों का घर तहस नहस हो जाता है। रात में इतनी तेज आंधी तूफान चला कि हमसे हमारा घर भी छिन गया। अब हम सभी गांव वाले कहाँ जाएंगे? माँ, प्यास लग रही है मुझे और यहाँ काफी धूप भी लग रही है। बेटा, हम सभी गांव वाले बेघर हो चुके हैं। अब तो हमारे पास रहने का ठिकाना हो जाए तो पानी का सोचे। दादी, पता नहीं अब कब तक घर बनेगा। हम तो जा रहे जंगल में तालाब के पास बैठने, वहाँ कम से कम गर्मी तो कम लगेगी। गोलू बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम लोग जंगल ही चलते हैं, कम से कम वहाँ गर्मी तो कम लगेगी। अब पूरा गांव जंगल जाता है और तालाब किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजू, गोलू, कितना अच्छा होता ना अगर इस जंगल में हमारा पेड़ का घर होता, तो हमें गांव में न जाना पड़ता और ना ही बार बार यहाँ कर पानी भरना पड़ता। हमारी माँ दादी यहाँ तक की लकड़ी लेने के लिए भी यही आती है। मैं तो कहती हूँ यही घर बना लेते हैं, कम से कम पानी और लकड़ी से छुटकारा तो मिलेगा। बहनों, अम्मा जी, हमारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर तो हमें बनाना ही है, तो क्यों ना हम इस पेड़ में ही अपना घर बना लें। इतना बोलकर सभी औरतें अपने काम पर लग जाती हैं। अब कुछ बहुएं लकड़ियां काटती हैं तो कुछ पेड़ की कटाई करती हैं और कुछ औरतें तालाब से पानी लाकर काम करने वालों को पानी पिलाती हैं। साथ में गांव के आदमी इस काम में गांव की औरतों का पूरा साथ देते हैं और एक हफ्ते में सभी गांव वालों का घर बनकर तैयार हो जाता है। नेहा बहू, देखा हमारा पेड़ घर बन गया। अब ना सिर्फ हम गरीब सास बहू बल्कि हमारा पूरा गांव यहीं रहेगा। अब तो घर के बाहर ही तालाब है, पानी की भी चिंता नहीं।
मैं अभी तालाब से पानी और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ खाना बनाने के लिए। आज रात हम सब अपने घर में जो सोने वाले हैं। गांव की सभी सास बहू मिलकर अपने पेड़ घर में जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर बड़ी आसानी से खाना बनाते हैं। वो लोग पेड़ घर तो बना लेते हैं, पर गर्मी से उन्हें अभी राहत नहीं मिलती। माँ, इस घर में भी इतनी गर्मी लग रही कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। माँ, इस लालटेन में कितनी कम रोशनी अंधेरा होने की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही। अब तो बिजली का जुगाड़ कुछ करना ही पड़ेगा। हम सभी गांव की सास बहू ने मिलकर घर तो बना लिया, पर अब हमें बिजली नहीं मिल पाई है। अब तो गांव में बिजली लानी ही पड़ेगी। मैं कल ही सभी से बात करके मुखिया के पास जाऊंगी। अगली सुबह होते ही सुमन गांव की सभी बहू और सास को इकट्ठा कर लेती हैं और मुखिया के पास चलने को कहती हैं। कुछ ही देर में सभी औरतें मुखिया के पास जाती हैं, पर मुखिया घर पर नहीं होता। और वो लोग जब वहां से दोबारा जंगल आने लगते हैं तो बाजार में बड़े बड़े घरों और दुकानों में सोलर पैनल लगा हुआ देखते हैं। बहू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर सभी दुकानदारों ने अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हुए हैं? ये तो हमें पूछकर ही पता चलेगा माँ जी। भाई साहब, माफ करना, पर क्या आप बता सकते हैं आपने अपनी दुकान के बाहर ये अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हैं? बहन जी, ये शीशे नहीं सोलर पैनल हैं। इससे बिजली उत्पन्न होती है और हमें महीने का बिल भी नहीं भरना पड़ता, क्योंकि ये धूप से चार्ज होता है। इसके साथ इसकी बैटरी भी आती है। यहाँ पर ज्यादातर दुकान में सोलर पैनल का काम करते हैं, जो बड़े बड़े कोठियों में, दुकानों में, घरों में, फैक्ट्री में यहाँ से बनाकर लगाने के लिए भेजते हैं। सोलर पैनल की सारी जानकारी लेकर गांव की सभी सास बहू आपस में बात करती हैं। मेरे पास एक तरकीब है। इतनी जल्दी हमारे गांव में बिजली आने से रही, और अगर सोलर पैनल से बिना बिल आए हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं तो हम बिजली आने का इंतजार ही क्यों करें? क्यों ना हम घर की तरह बिजली का भी जुगाड़ करें। सभी को सुमन की तरकीब काफी पसंद आती है और सभी औरतें अपने गांव जाती हैं और टूटे फूटे घर से शीशे के टुकड़े इकट्ठे करके घर लाती हैं। साथ ही कुछ कबाड़ी से भी शीशा इकट्ठा कर लेती हैं। तो वहीं गांव की सभी सास मिलकर कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उनसे बहुत ही कम दामों पर तार और एल्यूमिनियम लेकर आती हैं। बाहू, हम ये तार और एल्यूमिनियम लेकर आ गए हैं। चलो शीशे के टुकड़े को एल्यूमिनियम की प्लेट पर चिपकाते हैं। पर बहन, मेन तो बैटरी है। माता जी, हम गांव के मर्द काम करते हैं, भले ही 100 रुपए दिन के कमाई पर कमाते तो हैं, इसलिए हम सब 10-10 रुपए मिलाकर बैटरी लेकर आएंगे। गांव की हम सास बहू मिलकर बिजली बनाने का जुगाड़ कर लेंगे। आप सब काम पर जाइए, पैसे भी बहुत जरूरी हैं। और बहनों, हम सब मार्केट चलते हैं बैटरी लाने, और गांव की सभी सासें मिलकर इन प्लेटों पर कांच के टुकड़े चिपकाओ। अब गांव की सभी सास उन प्लेट पर शीशे चिपकाना शुरू कर देती है। साथ में गांव के कुछ आदमी जमीन में गड्ढा करते हैं और एल्यूमिनियम की पाइप को खड़ा कर देते हैं। तो वहीं गांव की सारी बहू पैसे जोड़कर बैटरी लेने जाती है। पूरे 20,000 की बैटरी है, 5,000 में नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, पर अगर हम ये पैनल आपको बनाकर दें तो क्या आप हमें बैटरी दे सकते हैं? आपका फायदा भी हो जाएगा। आपको पैनल बनाने के लिए वर्कर की जरूरत है, हम ये काम अपने घर से करके दे सकते हैं। आदमी को ये सौदा पसंद आ जाता है। अब गांव की बहू बैटरी लेकर जंगल पहुंचती हैं, जहां गांव की सभी सास बहू मिलकर सोलर पैनल बनाकर तैयार कर देती हैं और घर में एक एक लाइट और पंखा लेकर आती हैं। और क्योंकि पूरे दिन सोलर पैनल धूप में चार्ज होता है, इसलिए रात को उनके घर में लाइट आ जाती है। आखिरकार हम गांव की सास बहू ने मिलकर बिजली बना ली, हमने कर दिखाया। अब हमें अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। ये अब तो हम लोगों को काम भी मिल गया है। हम यहीं बैठकर पैनल बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। इस तरह सभी गांव वालों को तालाब के किनारे रहने के लिए छत और बिजली मिल जाती है।